नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में। बहुत स्वागत आप सभी का। और आज बिहार में चुनाव प्रचार का ब्लॉकबस्टर बुधवार आप लोग मानिए, क्योंकि बिहार में आज से राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है। इनके तो लगा दिए गुमशुदा के पोस्टर बीजेपी ने वहां पर। बहरहाल राहुल गांधी आज से बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी आज मुजफ्फरपुर में जाएंगे और सकरा में तेजस्वी यादव के साथ उनकी एक ज्वाइंट रैली होगी। और इसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों जाएंगे दरभंगा, वहां भी उनकी एक चुनावी सभा होगी। तो ये तो थी बात महागठबंधन की। एनडीए की तरफ से आज गृहमंत्री अमित शाह काफी तूफानी रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह आज दरभंगा में, समस्तीपुर में और बेगूसराय में चुनावी सभाएं करेंगे। और उनके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ आज है सीवान में, शहाबुद्दीन के शहर में, और वो भोजपुर में एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। इसके अलावा हैदराबादी भाईजान मतलब असदुद्दीन ओवैसी आज सीमांचल में धुआंधार प्रचार करने जा रहे हैं। तो ये तो था अभी तक का अपडेट आपके लिए कि आज कौन कहां पर होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी की आज एंट्री हो गई है, तो मतलब राहुल महाजन जी जिस वक्त चले होंगे हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, राहुल गांधी जी चले होंगे दिल्ली से बुहार मुजफ्फरपुर जाने के लिए बिहार में। ठीक बात है। आप सब लोग इतना मिस कर रहे थे, राहुल जी कब आएंगे, राहुल जी कब आएंगे। राहुल जी हम आप बीजेपी ने पोस्टर लगा दिए सर उनके आज कि वेयर इज राहुल गांधी के। राहुल गांधी अब सर एक दिन गिने थे 55 दिन होने, आज 59 दिन हो गए। तो 59वें दिन या 60वें दिन जो है वो बिहार पहुंच रहे हैं। इंपॉर्टेंट है लेकिन कि उनका और राहुल गांधी का तेजस्वी का प्रोग्राम एक साथ है। दोनों जहां भी जाएंगे एक साथ ही वो लोग जो हैं वो सभाएं करेंगे। और कल अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है तेजस्वी यादव ने, और यूं तो उसको कहा गया है इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो, लेकिन उसका जो पोस्टर है उस सब में फोटो थी केवल तेजस्वी यादव की। हालांकि तेजस्वी यादव के बाद जो दूसरी छोटी फोटो थी वो राहुल गांधी की फोटो थी, और उससे भी जो छोटी फोटो थी वो मल्लिकार्जुन खड़गे की, सोनिया गांधी की, राबड़ी देवी की और लालू यादव की थी। तो अब ये तो आप आरोप नहीं लगा सकते उन पर कि भाई उन्होंने अपने या अपने परिवार से नीचे किसी को नहीं, ऊपर किसी को नहीं समझा। नंबर 2 पर राहुल गांधी हैं महागठबंधन में बिहार में। ये तेजस्वी यादव की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रूव हो गया। हालांकि वो जो डॉकेट बनाया है महागठबंधन वाला मैनिफेस्टो का, उसमें शायद फोटो राहुल गांधी की नहीं है। कह रहा इसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब ये बात साफ है, उस चुनाव सारा महागठबंधन का चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव का ही चुनाव है। और तेजस्वी यादव ने कल बहुत सी बातें कही हैं और बार बार उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है जब से उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, पैसा कहां से आएगा, कहां से लाएंगे इतना पैसा। उसका जवाब भी वो क्या दे रहे हैं, कहां से चांद की बात भी वो बीच में लिख करके आए, इसकी बात भी हम करेंगे। एक्चुअली हम इंतजार कर रहे हैं, 12:30 का समय था सभा का मुजफ्फरपुर में, कि वो रैली होती तो हम आपको पहले दिखाते कि राहुल गांधी क्या बोले। तो अभी इंतजार हो रहा है उसका। वो आए इतने में आपको मैं पहले बता देता हूं योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। बिहार के संग्राम में सीएम योगी की एंट्री हो गई, और हम सब जानते हैं बीजेपी में प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की रैलियों की होती है। अब इनकी पहली रैली कहां लगी है ये देखिए, सिवान के रघुनाथपुर में उनकी रैली लगाई गई। आरजेडी के ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे वो यहां से कैंडिडेट हैं, और इस इलाके में कभी शहाबुद्दीन का खौफ था। अब आरजेडी ने यहां पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दे दिया है, और योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी पर ओसामा को लेकर ही हमला बोला और कहा कि इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए आपको कि ये जंगल राज लाना चाहते हैं। देख लीजिए, इन्होंने एक खानदानी अपराधी को टिकट दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहाबुद्दीन के बेटे का जैसा नाम वैसा काम, ओसामा शब्द को भी उन्होंने पकड़ा कि नाम ही देख लीजिए क्या रखा शहाबुद्दीन ने अपने बेटे का। रघुनाथपुर वैसे सिवान की कुल 8 सीटों में से एक है, और अभी भी यहां पर शहाबुद्दीन की एक लेगेसी का असर माना जाता है। शहाबुद्दीन को लोग साहब कहते थे वहां पे, और अब ओसामा को भी लोग साहब कहते हैं। पदवी ट्रांसफर हो गई है। 23% मुस्लिम वोटर हैं, इसलिए समीकरण जो है वो कुछ पक्ष में भी है, लेकिन केवल मुसलमान वोट पर नहीं जीतते। वहां पर ना कभी शहाबुद्दीन जीता था, और ओसामा जीतेंगे तो वो भी, उनको बाकी समुदायों का वोट चाहिए जो मिलता था शहाबुद्दीन को। तो आप देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ सिवान पहुंचे तो क्या बोले। यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं
हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और मैं देख रहा था कल की शहाबुद्दीन तो क्रिमिनल था, उसामा को तो आप उस श्रेणी में नहीं रख सकते, लेकिन क्रिमिनल केस हैं इनके ऊपर भी। इनके ऊपर हत्या का एक प्रयास का एक मुकदमा जो है वो भी इनके ऊपर चल रहा है। अब रही बात ओसामा नाम की, बहुत सारे मुस्लिम घरों में आपको ओसामा नाम मिल जाता है, लेकिन ओसामा दुनिया भर में कुख्यात नाम क्यों है? क्योंकि ओसामा बिन लादेन दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है वो कभी था। ऐसे तो एक व्यक्ति ने, हमारे यहाँ पर एक फिल्म स्टार ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रख दिया था, सैफ अली खान ने, तो बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तो मैंने मतलब देखा कि ओसामा का मतलब क्या होता है। ओसामा का मतलब होता है, अरबी का शब्द है, इसका मतलब होता है शेर, इसीलिए लोग इस नाम को जो है वो रखते हैं। लेकिन पॉपुलर कल्चर में नाम जो है वो हम ओसामा बिन लादेन की वजह से ही इसको जानते हैं। तो त्रिपाठी जी, अब शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, और ओसामा का मतलब, और ओसामा बिन लादेन सब एक कर दिया योगी जी ने। नहीं, देखिए, मोटे तौर पर योगी आदित्यनाथ गए हैं तो जो सबसे आक्रामकता से वो बात रखते हैं उनको पिच मिल गई। अब सीवान में हर कोई जानता है कि शहाबुद्दीन का जो आतंक रहा है, और अगर उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है तो फिर तो योगी जी के लिए एक तरह समझिए कि जैसे फुल टॉस मिल गई। और चार्जेज एक नहीं है, कई हैं उनके ऊपर चार्जेज। अच्छा। ओसामा के ऊपर, शहाब के ऊपर भी 4 तो मुझे दिख रहे हैं। मोतिहारी का एक चार्ज है, एक महुआल का चार्ज है सीवान में ही, दूसरा एक सीवान का 2014 का है। तो कई चार्जेज हैं उनके ऊपर। हालांकि अभी उतना उस तरह का अपराधी ओसामा नहीं है जैसी चर्चा की जा रही है। शहाबुद्दीन से ओसामा की तुलना ठीक नहीं। लेकिन फिर एक बात लगती है कि इन 20 सालों में जो सरकार है वो क्या किसी को अपराधी पैदा होने दी? ये जितने नाम आप देख रहे हैं ना, सूरजभान से लेके, एक समय में तो पप्पू यादव का भी जलवा हुआ करता था, अपराधी के तौर पर ही देखे जाते थे। अब तो पप्पू यादव नेता है, नाराज भी हो जाएंगे अब कोई उनको कह दे तो उन्होंने अपनी छवि बहुत बदली है। लेकिन ये जितने अनंत सिंह, आनंद मोहन, जितने भी थे, ये सब जो है, सूरजभान, ये सब तब तक के हैं जब तक नीतीश कुमार का शासन नहीं शुरू हुआ था, या कहें कि उस वक्त तक थोड़ा थोड़ा थे। बाद में नीतीश कुमार के शासन में अपराधी वो धीरे धीरे गायब से हो गए। अब सवाल यहां यह है कि क्या ओसामा को जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक वर्ग कह रहा है कि ये उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगर कोई मुस्लिम चेहरा खोजा जाएगा तो रघुनाथपुर से अगर जीत कर आते हैं तो ओसामा से बड़ा नाम कौन सा होगा? वहां पर योगी आदित्यनाथ जब जाकर ये बात कहते हैं तो लोगों को अपील करेंगे। और एक बात और समझिए, यहां पर सर्वाधिक वोट अगर मुसलमानों के बाद किसी का मिलता है तो राजपूतों का मिलता है। राजपूत मतलब जिनके पास जमीन है, जो संपन्न है, जिनके पास बीघों में जमीन है, जिन पर माले के लोग कब्जा कर लेते थे, जिन पर हमले होते थे, उनसे शहाबुद्दीन कवच के तौर पर काम करते थे, वो बचाते भी थे। शहाबुद्दीन खुद गुंडे अपराधी थे, ये सब बचाते भी थे। तो योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद क्या वो वाला मत समूह वो बदल जाएगा? एक ये भी बड़ा सवाल, खासकर राजपूत। और दूसरा, जो लोग शहाबुद्दीन को उस वक्त इसलिए समर्थन करते थे ना, ऐसा नहीं कि सब बहुत अच्छे प्रेम में करते थे, डर भी बहुत ज्यादा था ना। अब जिंदा किसी के बच्चे को तेजाब से जला दिया जाए तो एक जलाया जाएगा तो पता चला कि आसपास के कितने लोग आ जाएंगे। एक की सुरक्षा के नाम पर आपने कुछ किया तो 10 लोग और सिमट जाएंगे। गुंडे अपराधियों का यही ऐसे ही काम चलता है। तो मुझे लगता है जब योगी आदित्यनाथ वहां जाकर खड़े हो रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, भाजपा उस तरह से लड़े, तो वो भी एक असर देखने को मिलेगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने बिहार के लोगों से वहां से ये अपील भी की, भाई अब दोबारा जंगल राज को मत वापस आने देना, बिहार में अपराध और अपराधियों का जीवित न होना, न रहने देना, ये संकल्प होना चाहिए। और फिर उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को राम मंदिर विरोधी भी बताया। वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है
कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। तो अभी जो कह रहे थे त्रिपाठी जी, अब योगी आदित्यनाथ चुनावी सभाओं में अपने सबसे आक्रामक अंदाज में होते हैं, इसलिए औरंगजेब की भी एंट्री। बिल्कुल ठीक बात है। और जो भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए में पोलराइज करने की जो एक एक्सरसाइज है, उसके लिए ठीक ज़मीन है रघुनाथपुर, जहाँ पर ओसामा को खड़ा किया गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो लोग कहते हैं कि जेडीयू के बहुत सारे लोग योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं, तो ये विधानसभा सीट जो कैंडिडेट जो है वो जेडीयू का है यहाँ पर। और जिन 2 सीटों के लिए प्रचार कर रहे हैं योगी जी, एक सीट है जेडीयू की, एक सीट है एलजेपी की, बीजेपी की कोई सीट नहीं है। ये दोनों सीटें जहाँ पर वो आज प्रचार कर रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, तो जेडीयू और एलजेपी की है, तो उनको भी ज़रूरत है योगी जी की। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जेडीयू वाले लोग मना कर रहे हैं उनको आने के लिए। हमने बताया था यहाँ अखिलेश यादव भी आएंगे प्रचार के लिए। अखिलेश यादव भी आ जाएंगे, वो तो खैर ओसामा जी के लिए उनको भी आना है। मना कर रहे हैं जेडीयू वाले, मोकामा से अनंत सिंह मना कर रहे हैं, मेरे यहाँ मत भेजना प्रचार। नहीं, यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ कि अभी जो रघुनाथपुर की सीट है वो जेडीयू की सीट है। अनंत सिंह जी की खुद की किसी की जरूरत नहीं है। वहां योगी जी जाएंगे भी क्या, मोकामा में जाएंगे भी क्या, ये भी बड़ा सवाल है। क्या बोलेंगे फिर अपराध के बारे में? और इसलिए नहीं, उन्होंने पर क्या पूरा का सच में पूरा अपराध के बारे में बोल सकते हैं? वही बात इस वक्त पैकेज जो है पूरा का पूरा कम्युनल और रिलीजियस रखा है। राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर से सीता जानकी माता के मंदिर का जिक्र किया, 6,500 करोड़ रुपए जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार खर्च कर रही है उस पर, राम मंदिर से अयोध्या के से लेकर जानकी माता के मंदिर तक का, वो सारी बातों का जिक्र किया। ओसामा का जिक्र तो उन्होंने कहा कि जैसा नाम वैसा काम। अब ओसामा सवाल है सर, ये पिच चलती है क्या बिहार में? कल भी हमने इस पर डिस्कशन किया था। आमतौर पर नहीं चलती, लेकिन जो इस तरह की कुछ सीटें होंगी वहाँ पर तो चलती ही है। और बीजेपी ने बहुत सारी सीटें पिछली बार भी जीती हैं जो मुस्लिम डोमिनेंस की या माइनॉरिटी डोमिनेंस वाली सीट थी, तो वो बिना पोलराइज हुए तो नहीं जीती जा सकती ना। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% नहीं जीत जाती, मोटे तौर पर वहाँ पर नहीं चलता, लेकिन बहुत सारा इलाका है जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक। अच्छा, बिहार में एक आंकड़े के तौर पर, चूंकि इस सीट पर हम लोग बात कर रहे हैं, पिछली बार भी मतलब 15-20 में दोनों हरिशंकर यादव जीते थे यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन उन्होंने जो हराया मनोज कुमार सिंह लोक जनशक्ति थे, और जनता दल यूनाइटेड, चूंकि उसका जो कैंडिडेट था वो कौन थे ये, तो एक तरह से कहें कि उन दोनों के बीच में ये सीट का वोट 29 और 26, तो लगभग वो कहें तो थोड़ा बढ़ जाता है, वो 75 के आसपास हो जाएगा। ये 49,792 और 26,162 और 67,000 पाकर वो जीते थे राष्ट्रीय जनता दल के। तो यानी अगर दोनों का वोट मिला दें तो ये 47% होता है, वो 42% था। एलजेपी और जेडीयू दोनों इस सीट पर लड़े थे। ये तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, जब हम जंगल राज की बात करते हैं ना, नेता बहुत सारी बातें करते हैं कि अच्छा जंगल राज हटा देंगे, क्या सच में हट रहा है? 1303 कैंडिडेट हैं इस वक्त पहले फेज में, 32% जो हैं वो अपराधी हैं, उसमें 27% हीनियस क्राइम्स हैं। और अगर बीजेपी, यहाँ पे बीजेपी की आप बात कर लीजिए, इसमें सीपीआईएमएल की बात कर लीजिए, आरजेडी की बात कर लीजिए, देखिए मैं आंकड़ा देता हूं, सीपीआईएमएल 93% क्रिमिनल्स, अच्छा जी, आरजेडी 76%, बीजेपी 65%। इसमें भी रेस लगी है। तो अरे इस राहुल जी, क्या बात कर रहे हैं कि एक अपराध लाइव नहीं रैली में दिखा देता हूं। अमित शाह प्रचार कर रहे हैं अलीनगर में मैथिली ठाकुर के लिए, थोड़ा सुन लेते हैं। गांव में किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की, और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुस कर सका। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की परंपरा खड़ी की है। यहां फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई वाले पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। अब आप थोड़ा सा कड़ियों को जोड़िए। देखिए, योगी आदित्यनाथ गए तो शहाबुद्दीन, ओसामा, औरंगजेब, अमित शाह जी ने पाकिस्तान से सर्जिकल स्ट्राइक से, एयर स्ट्राइक से, उस ऑपरेशन सिंदूर से अपनी बात शुरू की उन्होंने। फिर उन्होंने पीएफआई का जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएफआई
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और ये पीएफआई जो है मेरे ख्याल में अब तो बैन हो गया ना, देश में बैन कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा मॉड्यूल कहीं पकड़ा गया था तो बिहार में पकड़ा गया था कुछ साल पहले, और उसमें पूरा लिटरेचर मिला था जिसमें गज़वाए हिंद और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो थी वो करने के ख्वाब जो हैं वो देखे गए थे, इसीलिए वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। अब अगर इन नेताओं को ये लगता है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, कि इन मुद्दों का असर नहीं होता तो क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते? तो मतलब कुछ तो इनको लगता है इससे मिलता है। नहीं, ये बात तो सही है कि अगर आप बात करेंगे बिहार की जो स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे, चाहे वो अपराधीकरण हो, चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो या बाकी सब बातें हों, तो एक सेक्शन को अपील तो करता ही है। अगर आप हिंदुत्व की बात करेंगे, जो कि बीजेपी ज़्यादातर करती है, मैं कोई इसमें गलत सही नहीं कह रहा, बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स करती है और उसमें हिंदुत्व एक बड़ा फैक्टर है, और उसकी अगर बात करते हैं वहाँ जाकर, और वो ये कहते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो भी अपराधी या फिर आतंकवादियों की जो लोग आते हैं वो एक मुस्लिम समाज से आते हैं, इसको मुस्लिम समाज को देखना चाहिए, या फिर वो उसको हाईलाइट करते हैं, तो नेचुरली जो दूसरा पक्ष है, हिंदू पक्ष है, वो उसको बड़े इस तरह से लेता है कि उसको लगता है कि नहीं, ये बीजेपी जो है वो हमारे लिए काम कर रही है और हमें उन्हीं की तरफ रहना चाहिए। तो वो एक पोलराइजेशन की जो कोशिश है वो साफ दिखाई देती है, सभी भाषणों में दिखाई देती है। अच्छा देखिए, अब तो केवल एक हफ्ता बचा है, पहले फेज की जो वोटिंग है उसको होने में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उससे पहले बिहार में चुनाव प्रचार में अब असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी 25 सीटें लड़ रहे हैं, 21 कैंडिडेट उनके मुसलमान हैं, 17% मुस्लिम वोटर है पूरे बिहार के अंदर, और उसी का पूरा जुगाड़ वो फिट करने में लगे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट पर कैंपेन में महागठबंधन पर बिल्कुल डायरेक्ट हमला बोला, और उन्होंने कहा कि अच्छा ये मैं बता दूं आपको कि इस ढाका सीट से जहां वो प्रचार कर रहे थे, यहां कैंडिडेट मुसलमान नहीं हिंदू है, राणा रणजीत, इनको अपना उम्मीदवार बनाया है उन्होंने, और वहां उन्होंने वही बात कही मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए कि 3% मल्लाह बिरादरी वाला डिप्टी सीएम बन जाएगा अगर जीत गए तो। मुकेश सहनी, तुम 17%, तुम केवल दरी बिछाते रहो, तुमको एक लॉलीपॉप दे दिया गया है और कहा गया बेटा तुम चूसते रहो, डिप्टी सीएम तो बनेगा मल्लाह का बेटा 3% का। फिर उन्होंने कहा कि अगर मल्लाह का बेटा बन सकता है डिप्टी सीएम तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता? अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। 17% है, 3% है और 14% है। 14% है तेजस्वी, और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा चूसते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। ये जो वो आंकड़े दे रहे हैं वो ये हैं कि 14% यादव हैं, 14.5% बिहार में, और उनको 36% टिकट दिए तेजस्वी यादव ने, और मुसलमान 18% है, इनको तकरीबन 12% के करीब टिकट दिए गए। लेकिन अब तेजस्वी यादव खुलकर कहने लगे हैं कि हम मुसलमान उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बात का उनको अंदाजा है कि लोग इस बात को उघाड़ने की कोशिश करेंगे, और बीजेपी कर रही है तो इनका तो फर्ज है, धर्म है इनका ओवैसी साहब का बोलने का। लेकिन इन्होंने ये भी कहा जब ये कैंपेन कर रहे थे कि वो 3% मल्लाह को जिसने अपना डिप्टी सीएम कबूल करवा लिया, और हम सब जानते हैं कि उन्होंने लगभग ब्लैकमेल करके अपना नाम अनाउंस करवाया। मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से मना कर दिया था, एक वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शायद ये ऐलान करने वाले थे कि हम महागठबंधन से जाने वाले हैं बाहर। इन्होंने कहा सीखो, उनसे सीखो कि कैसे दबाव डाला जाता है, कैसे राजनीति की जाती है, अपने लिए कैसे लड़ा जाता है। 3% पर उसने अपना नाम जो है वो महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं से कबूल करवा लिया डिप्टी सीएम के लिए। तुम क्यों नहीं कर सकते समीर जी? देखिए, ओवैसी जी मुद्दा तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं, और ओवैसी जी को लग रहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों का इस्तेमाल बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने लंबे से किया, और इतना बड़ा वोट बैंक होने के बाद भी उन्हें अभी तक कभी मुख्यमंत्री क्या उप मुख्यमंत्री के लिए नहीं किया, और मुख्यमंत्री की जब घोषणा हुई तो मुकेश सहनी को तो आप डिक्लेयर कर रहे हो, लेकिन आप ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो कि भाई एक मुख्यमंत्री हम दलित समाज से भी देंगे और एक मुख्यमंत्री हम अल्पसंख्यक समाज से भी देंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो उस भावनाओं को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिहार का मुसलमान इस बात को जानता है कि ओवैसी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने दम पर वहां पर अपना उप मुख्यमंत्री मुसलमानों को बनवा सके। वो जरूर 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी बनने वाली नहीं है। तो
निश्चित रूप से मुसलमानों का एक बड़ा वोट इस सबके बाद भी तेजस्वी के साथ जुड़ा रहेगा, राहुल गांधी के साथ जुड़ा रहेगा। मुसलमानों की मजबूरी है कि वो महागठबंधन के साथ जुड़े रहेंगे। और जो ओवैसी कह रहे हैं वही बात तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि कब तक भाई आप लालटेन का तेल बनकर लालू प्रसाद यादव परिवार के लिए जलते रहोगे, कभी तो आप अपने बारे में सोचो। तो जो ओवैसी कह रहे हैं वही प्रशांत किशोर कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव में ओवैसी से ज्यादा मुसलमानों में प्रशांत किशोर की बात ज्यादा सुनी जा रही है। युवा जो ज्यादा है वो प्रशांत किशोर की बात को सुन रहे हैं और इस चुनाव में मुसलमानों का एक बड़ा वोट मुझे लगता है प्रशांत किशोर को जाने वाला है। ये हमने काफी बात की थी प्रशांत किशोर की, भीड़ तो उनकी सभाओं में काफी आ रही है। लेकिन ओवैसी को जवाब दिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने कहा कि ओवैसी कब तक मुसलमानों को डराकर पॉलिटिक्स करते रहेंगे। ओवैसी साहब कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती, सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके विधायक जीत के भी आते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। इस डर से आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे। और मैं एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, मुसलमानों के लिए मैं दोहराता हूँ कि भैया बहुत हो गया डर की राजनीति से अपने आप को इस्तेमाल करने देना, बहुत हो गया। निकली अब इन सारी चीजों से। कब तक डर डर के आप इसको नहीं है सत्ता में आए इसके लिए वोट करेंगे। अरे लाइए ना, जिसको आप सत्ता में लाना चाहते हैं उसके लिए वोट कीजिए और उसकी जवाबदेही तय कीजिए। बोलिए उसको कि भैया आज हमने तुमको चुन के भेजा है, हमारे लिए क्या कियो। अगर यही जवाबदेही तय की होती 15 सालों में जब राजद का शासन था देश में, जब लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमानों ने अगर ये जवाबदेही तय की, आप हमारे देश को, हमारे प्रदेश को किस कगार पर लेकर जाना चाह रहे हैं। तो ये लोग मुसलमान को बांटेंगे जात और। वो कह रहे हैं कब तक डर के वोट करोगे, आप जिसको जिताना चाहते हो उसको वोट करो ना। त्रिपाठी जी नहीं, एक तो चिराग जी को थोड़ा पीछे का पढ़ लेना चाहिए। तब इसका मतलब बिल्कुल ही उनको ध्यान में नहीं। जलवा तो हुआ करता था शहाबुद्दीन का, तस्लीमुद्दीन का, वो राजद के राज में मुसलमान मतलब क्या जलवा उसका हुआ करता था। कोई ये कहे कि नहीं उनकी कोई स्थिति अच्छी नहीं थी तो मैं तो ये नहीं मानता हूं। अब वो कैसी थी, क्या थी, उस पर किस तरह के आरोप थे, वो अपनी जगह है। हालांकि आजकल एक नया प्रचलन चल पड़ा है कि उसको भी दूसरी तरह से ढंक दिया जाता है कि नहीं वो गुंडा राज में नहीं था, अच्छा कैसे अपराध था, अच्छा आवाज एनसीआरबी का डेटा ले लेते हैं। वो नहीं चलता है। सचमुच उस समय जिस तरह का राज बिहार में था, जो लोग जाते रहे हैं या कभी गए हैं उनको उसका अनुमान है। और चिराग जी जो कह रहे हैं कि वो डर के नहीं करे, डरा कहां रहे हैं ओवैसी भी तो यही बात कर रहे हैं। वो साफ साफ यही कह रहे हैं कि भैया तुम अपने हिसाब से वोट करो। आपको क्या लगता है कि बस आपको दे दे, लालू जी को दे दे या किसी और को दे दे तो ठीक है, ओवैसी को दे तो गड़बड़ है। अरे भाई उसको तय करने दीजिए जनता को। और इसमें क्या गलत वो कह रहे हैं, जब आपने ये शुरू किया, और ये दुखद तो है ही है, मैं बार बार कहता हूं कि भाई सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और उसको किस तरह से देखा जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि यही बात राहुल गांधी कहते हैं तो सेकुलर है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वही ओवैसी कहते हैं तो कम्युनल हो जाता है। ऐसे तो नहीं चलेगा। आपको भी तो ठीक नहीं लगता पीके जब वोट मांगते हैं मुसलमानों का, ओवैसी मांगे तो ठीक है ना। मुझे तो पीके का भी ठीक लगता है। वो भी अपना वो अरबी गमछा उमछा पहन के गए थे, एक बार वो गए थे, उसमें उन्होंने बोला था। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं जिसको भी देना है दे। और मैं ये कहता हूं देखिए, डर के कोई कुछ नहीं कर रहा है, हर कोई अपने लिहाज से कर रहा है। डराने का काम दूसरा जरूर करेगा राजनीतिक तौर पर, तो उसको करना चाहिए। डर का माहौल जब था जिसके खिलाफ था वो लोग जानते। एक खबर आप मुझे कल बता रहे थे ना, इन्होंने कहीं कहा कि मैं अगले चुनाव में मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। हाँ, प्रशांत किशोर चिराग पासवान ने कहा कि 2030 में मैं मुख्यमंत्री का चेहरा रहूंगा बिहार की राजनीति में। मैं अगले 5 साल की राजनीति देख रहा हूँ। और कहीं ये भी कहा शायद कि मैं डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हूं। हाँ, अगर जीत गए तो। उन्होंने कहा कि भैया अगर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो मैं केंद्र की राजनीति छोड़ के प्रदेश की राजनीति में लौटूंगा उप मुख्यमंत्री बनके। नहीं वो अच्छा रहेगा और समीकरण भी अच्छा। और उसके बाद ये भी मन में कहा कि नहीं होगा तो मैं वहीं रहूंगा केंद्र में मंत्री। वो मन में कहा। राहुल गांधी पहुंचे हुए मुजफ्फरपुर में और तेजस्वी यादव बगल में हैं और बनने वाले उप मुख्यमंत्री वो उनके बगल में हैं वीआईपी के मुकेश साहनी जी। और ये पहली अपीयरेंस राहुल गांधी की 2 महीने के अंदर। लोग पूछ के थक गए कि राहुल गांधी कहाँ हैं। ये आम आदमी, ये आईआईपी पार्टी जो चौथा एक घटक है महागठबंधन का, उसके गुप्ता जी, वो इस वक्त मंच पर हैं। और जो प्रत्याशी, सबसे गरीब आदमी जो मंच पर दिखाई देता है हाथ जोड़े, वो प्रत्याशी होता है, तो वो आपको वो भी दिखाई देगा। लेकिन तेजस्वी बोल रहे हैं, चलिए सुनते हैं थोड़ा सा। आदरणीय राहुल गांधी जी, भाई मुकेश सहनी जी, आईपी गुप्ता जी, राजा राम साहब जी और सीपीआई सीपीएम के हमारे नेता, महागठबंधन के सभी हमारे
पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेतागण और सकरा से आए हुए सभी बुजुर्ग अभिभावकों को तेजस्वी यही पैर छू करके यहीं से प्रणाम करता है, आप लोगों को स्पर्श करता है। जितनी बड़ी माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई हैं, तेजस्वी आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके नमस्कार करता है और सभी हमारे नौजवान युवा साथी को यहीं से तेजस्वी गले लगाने का काम करता है। मुजफ्फरपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र से हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ आए हुए, आप सब लोगों से हम अपील करते हैं कि एक एक वोट महागठबंधन के सभी प्रत्याशी को दे करके आप लोग भारी बहुमत से इनको विजय बनाने का काम करें। सकरा की जनता जिंदाबाद। बदलाव चाहते हैं कि नहीं बदलाव चाहते? हाथ उठा करके बताइए। 20 साल के पुराना खटारा सरकार को अब बदलने का समय आ गया है। स्थिर पानी भी एक जगह इकट्ठा हो जाए कुछ दिनों तक तो सड़ने लगता है, वही स्थिति इस सरकार की हो गई है। किसान भाई जानते हैं कि एक ही ब्रांड का बीज अगर 20 सालों तक खेत में रोपिएगा तो खेत जो है बंजर हो जाता है, फसल नहीं आती है। अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। देखिए, हम राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं इस सकरा की धरती पर और हम सब लोग नए सोच के केवल हम लोगों को सरकार ही नहीं बनाना है बल्कि बिहार बनाने का काम करना है, बिहार बनाने का काम करना है। 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितने साल से? आवाज नहीं आ रहा। 20 साल से है कि नहीं है? और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई बढ़िया विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार मिला होगा? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? थाना ब्लॉक चले जाए घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? और राशन में रिश्वतखोरी हो रही है कि नहीं हो रही? बोलता 5 किलो देता है 3 किलो। रिश्वत ले रहा कि नहीं ले रहा? तो आप देखिएगा हर घर नल से जल योजना में घूसखोरी, दाखिल खारिज कराइए, जमीन का रजिस्ट्री कराइए, उसमें घूसखोरी, जातीय प्रमाण पत्र बनाइए, उसमें घूसखोरी। और तो स्वागत किया तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का, कहा आदरणीय राहुल गांधी जी और मैं उनका स्वागत करता हूं और हम लोग सब एक सोच के हैं। और डायलॉग क्या दिया उन्होंने कि अगर एक धरती पर अगर एक ही बीज 20 साल तक डालते रहिएगा तो फसल नहीं होगी अच्छी। अब वो बीज बदलने का वक्त आ गया। 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अभी बात हम लोग करेंगे राहुल गांधी की। मैंने आपको बता रहा था 2-3 दिन से कि अखबारों में आर्टिकल छप रहे थे, राहुल गांधी कहाँ है। कल भी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया हुआ था, राहुल गांधी कहाँ है। तो राहुल गांधी आज प्रचार में आ गए हैं। अब उनके पास क्या है बोलने के लिए देखना होगा। कल लॉन्च था महागठबंधन की मैनिफेस्टो का, उसमें भी राहुल गांधी कहीं नहीं थे। फोटो थी, छोटी थी, तेजस्वी यादव से छोटी फोटो थी, लेकिन वो कम से कम दिखाई दे रहे थे। तो चलिए राहुल जी बोलिए, राहुल जी के बारे में। अब ये आप नहीं थे, हमने यहाँ बड़ी चर्चा की, स्ट्रेटेजी थी या क्या थी, या वो बिजी थे कि नहीं आ रहे थे और आज समय निकाला उन्होंने? नहीं, ये तो मैं शुरू से ही मानता हूँ कि राहुल गांधी जो है वो उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं है, रिलक्टेंट हैं हमेशा। नहीं तो एक पॉलिटिशियन जो है वो चुनाव के वक्त में कैसे छोड़ दे। देखिए, बाकी सारे पॉलिटिशियन लगे पड़े हैं कि बिहार का चुनाव अपनी पार्टी के लिए जीत लें, राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। समीर जी ने कहा 55 दिन गिनाए थे पिछली बार जब मैं यहाँ था, 55 साल 55 दिन। दिल्ली के सब नेता लेके आए हैं, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल तो चलिए खैर बिहार में है ही। मतलब बड़ा नेता जब आता है तो फिर पूरा आसपास का सारी किचन आती है। इस बीच में बड़ी चर्चा हो रही है ना कि किसकी फोटो बड़ी, किसकी फोटो छोटी, वो मैनिफेस्टो का दिखाया गया। मुझे बहुत याद आता है, मैं कोई कंपेयर नहीं करता इस चीज को, लेकिन मुझे याद आ गया 2014 का चुनाव। मैनिफेस्टो जो है, मैनिफेस्टो में तो फोटो है ही नहीं। मैनिफेस्टो में ऊपर जो है ना, बाहर के कवर में ऊपर फोटो है, नहीं है फोटो, ऊपर इधर वो फोटो है, देखा होगा, चलिए कह रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ।
तो 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो उस मैनिफेस्टो को देखना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी फोटो जो है नरेंद्र मोदी जी की है। जो सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी भी छोटी फोटो, आडवाणी जी की भी छोटी फोटो, बाकी मतलब जो चेहरा होता है फोटो मुझे लगता है कि ये इसको इसी तरह से देखना चाहिए। जो चेहरा होता है जिसके नाम पे चुनाव लड़ा जाता है उसी की फोटो होती है। दूसरा, मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में बहुत चीजें सहज हैं, चाहे वो अब वो सीटों के बंटवारे को लेकर हो, जो भी हुआ, रैली की तस्वीरें ले लीजिए। हाँ जी, तो जो भी हुआ होगा उसमें बहुत सहज मेरे ख्याल से इन रिलेशन नहीं है, और इसी कारण शायद राहुल गांधी जो है बहुत ज्यादा जो प्रचार है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। जी, ध्यान तो मुझे लग रहा है वो रैली पे भी नहीं दे रहे, फिलहाल भी वहां भी कहावत है ना सर, पाटिल जी। नहीं देखिए, एक तो ये कि किसी पार्टी के बड़े नेताओं का चित्र ऊपर छोटा ही लगता है, ये मतलब तय रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मान लीजिए जिले का नेता लगवाएगा तो अपनी फोटो सबसे बड़ी लगवाता है, प्रदेश के नेता और देश के नेता वो ऊपर लगते हैं, तो ये माना जाता है उसी तरह से। लेकिन जब किसी गठजोड़ में आप होते हैं और आपके बराबर की या आपके साथ की एक पार्टी है, उसके नेता का आप ऐसे छोटा फोटो लगा दें। जैसे उदाहरण के लिए अभी अगर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसमें मान लीजिए कि सम्राट चौधरी की फोटो बहुत बड़ी लग जाए और नीतीश कुमार की छोटी सी लगा दें, या नीतीश कुमार की बहुत बड़ी लग जाए और सबकी छोटी सी लग जाए, उसके रेशियो में कुछ कम हो सकती है। और जब आप ये कह रहे हैं कि हम एक गठजोड़ की तरह जा रहे हैं, तो अच्छा होता कि फोटो साथ होती, लेकिन अब वो हो गया, वो गुजर गया है, वो पुरानी बात हो गई। मुझे लगता है कि इतने समय के बाद राहुल गांधी आए हैं तो अच्छा है। एक तो हम ये चाहेंगे कि वो कंसिस्टेंट रहें। अब कम से कम 2 चरणों के जो चुनाव हैं, तो जब तक उन 11 है तो मतलब 9 तक प्रचार का अवसर मिलेगा, तो 9 तारीख तक बिहार में थोड़ा वो रहें, दिखे। दूसरा, मुद्दे उनके कौन से हैं वो भी जरा साफ करें। अब हम तो ये सुनना चाहेंगे कि आज भी राहुल गांधी उसी वोट चोरी पर टिके हुए हैं जिसको तेजस्वी यादव एक तरह से कह चुके हैं कि वो नॉन इशू है। ये सबसे बड़ी बात होगी। अगर ऐसा होता हुआ दिखेगा तो जनता भी फिर दोनों कैसे रिसीव करेगी। इसके अलावा क्या तेजस्वी यादव जो बार बार ये कह रहे हैं अलग अलग समय पर, जैसे मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि वो चांद पर जाने की तुलना इससे कर दे रहे हैं। अरे भाई, चांद पर एक कार्यक्रम होता है, लोग उससे जाते हैं। कितने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में कोई चांद पर जा सकता है, जरा बताइए। कितने मिशन ही हुए, कितने लोग गए। अब आप उसको हर घर में सरकारी नौकरी देने से 3 लाख करोड़ का बजट है, अगर 20,000 रुपया, अब तो 20,000 कहां होगा भाई, तो भी 6 लाख करोड़, तो 45,000 मिनिमम हो जाएगी। तो अगर उसके लिहाज देखें तो 12 लाख करोड़ रुपया। नहीं, उन्होंने ये कहा, पूछा है, क्योंकि कल से वो इस बात को बहुत बार जस्टिफाई कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल में बिहार का बजट 9 गुना बढ़ा और उससे 15 साल में भी 9 गुना बढ़ा था। ये मैं फैक्ट चेक नहीं कर सकता, मैंने नहीं देखा, ये उन्होंने दावा किया कि वो 15 साल में 9 गुना बढ़ा, फिर 20 साल में 9 गुना बढ़ा, आगे भी बजट बढ़ेगा तो हम दे देंगे। ये वही बात है कि आज तक 2,000 रुपया डाल दिया क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में महिलाओं के? नहीं, सारे जितने वादे किए हैं, कह रहे हैं ओपीएस, बगल में राहुल जी हैं, उनसे बुलवाएं जरा, हिमाचल में क्या हुआ, ओपीएस लागू हो गई है क्या कांग्रेस शासित राज्यों में ओपीएस लागू है क्या, ओल्ड पेंशन स्कीम? और जब हम ये कहते हैं तो ये भी समझिए ना, बजट का साइज बढ़ने से पैसा नहीं बढ़ जाएगा। अभी भी जो सबसे बड़ा हिस्सा है 50,000 करोड़ और 33,000 करोड़ से अधिक, वो किसका है? वो पेंशनर और सैलरी वालों का है। तो ये मतलब बताने में पता नहीं एकदम समझ से इस मामले में कमजोर है, क्या है? अर्थव्यवस्था जब बड़ी होती है तो अलग अलग उसके फैक्टर्स होते हैं जो साथ में जुड़ते चले जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन प्रशांत किशोर ने दिया तेजस्वी यादव के वादों के ऊपर, वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले देखिए, कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे तो ये सवाल हुआ उनसे कि पैसा कहां से आएगा। उसी टाइम लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने, उनका जो एकदम फौरी रिएक्शन था, बोले कि पहले एनडीए से ये पूछिए कि उनका मैनिफेस्टो कब आएगा। फिर किसी ने दोबारा पूछा, लेकिन इस आपके बजट का पैसा कहां से आएगा? उन्होंने कहा सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। पहले एनडीए से पूछिए उनका घोषणा पत्र कब आएगा। हम तो बता देंगे, हम तो काफी आगे हैं। कहां से आएगा वो सब छोड़िए। एक एक चीजें इसमें जो लिखी गई हैं, बिना एक्सपर्ट्स के राय के, बिना अध्ययन किए, बिना डेटा के, हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे। अब वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं बिना एक्सपर्ट्स की राय के और रिसर्च के बात नहीं कहता, तो मैंने होमवर्क किया हुआ है अपना इसके पीछे। प्रशांत किशोर को सुनिए, तो उन्होंने एक पुरानी कहानी याद दिलाई ऐसे मौकों पर जब ऐसे वादे होते हैं जो नहीं पूरे किए जा सकते। जब पेड़ बूढ़ा हो जाता है
तो वो खुद से शिकार नहीं कर सकता है। तो कहानी सुने है ना, बूढ़ा शेर सोने का कंगन लेकर बैठता है ताकि कोई राहगीर चलता हुआ सोने के कंगन के लालच में आए तो उसको वो खाएगा, क्योंकि शेर जो है वो दूध नहीं पिएगा, वो मांस ही खाएगा। तो तेजस्वी यादव और राजद के लोग अगर जीत कर आए तो ये अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी को छोड़कर, जंगल राज को छोड़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए जैसे सोने का कंगन दिखाया जाता है वैसे ही दिखा रहे हैं। लालच दिखाकर खाने का काम करेंगे तेजस्वी यादव। अब ये मैं सच कह रहा हूँ, मैं मतलब बाय डिजाइन नहीं करता। पीके जब भी पहली बार दिखते हैं तो आप ही के पास आता हूँ मैं बात करने के लिए। ये मसला पीके का नहीं है, मसला तेजस्वी जी का है। ठीक है, कोई घोषणा करते हैं, वैसे भी सब लोग मानते हैं कि घोषणाएं जो हैं पूरी नहीं होती, या जो अपने आसमान में तारे लाने की और ये सब बातें होती हैं, अब वो प्रेम कथाओं में तो ख़त्म हो गई तारे लाने वाली बातें, अब चुनावों में बच गई हैं। तो चुनावों में यदि वो ठीक से बताते कि भी हमारी ये व्यवस्था है तो कन्विंसिंग होता, कन्विंसिंग लगता है कि हर परिवार में हम एक नौकरी दे रहे हैं, उसका बजट ये है, इस तरह से प्लान कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं 1 साल में कर रहे हैं, 5 साल में कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं ये भी बात की जा सकती है। तो वो कन्विंसिंग लगता। इस तरह से टालने से सवाल तो ख़त्म नहीं होते। लेकिन सभी राजनीतिक दल इसी तरह की बातें करते हैं। अब फिर वहीं से शुरू करेंगे तो सबके हिसाब वही है, जिनके पास पैसा था उन्होंने कौन सा दे दिया। तो इसलिए ये मुद्दा वो नहीं है, लेकिन कितना कन्विंस कर पा रहे हैं आप, नहीं कर पा रहे। अभी इस घोषणा पत्र से तो मेरे को केवल एक चुनौती लगती है कि क्या एनडीए का जब घोषणा पत्र आएगा तो उसमें सिर्फ नीतीश कुमार जी की फोटो होगी। देखिए, मैं सिर्फ तो नहीं होगी और उनसे छोटी भी नहीं होगी। जिस फोटो के बारे में आप पूछना चाहते हैं, ही नहीं किया अपना मतलब सीएम कैंडिडेट। देखिए सर, इंडिया घोषणा पत्र कल शाम को आ रहा है और अमित शाह जी आज बिहार के दौरे पर आज वही रात को रुकने वाले हैं और कल शाम को अमित शाह जी इंडिया का घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। देखिए, अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर साथ थे और कहा गया कि अब राहुल गांधी आखिरकार बिहार के दौरे पर आ गए, और फिर कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि भाई देर से आए दुरुस्त आए, उसमें क्या हो गया। तो हर बार देर से आने वाला दुरुस्त नहीं होता, और अगर राहुल गांधी को नहीं आना था तो प्रियंका गांधी को तो कम से कम प्रचार करने भेज देते। प्रियंका गांधी आज वायनाड चले गई अब 2 दिन के दौरे पर। जब बिहार में चुनाव चल रहा है और पहले फेज के वोटिंग के लिए 7 दिन से भी कम समय बचा है, उस समय प्रियंका गांधी को बिहार में प्रचार करना चाहिए था, तो प्रियंका गांधी वायनाड चली जाती है। राहुल आधे अधूरे मन से आज प्रचार करने के लिए बिहार में आए। अब वो कितने दिन रुकेंगे, वो शाम को क्या रात को नाइट स्टे करते हैं। आपको मन कैसे दिख गया उनका? नहीं, लग रहा है उनका हाव भाव दिखा रहा है ना किस तरीके से ना, ट्विटर पे उनका वो दिख रहा है कि मैं बिहार जाने वाला हूँ, और वहाँ की कुछ भाषा में कुछ डाल देते हैं या बताते हैं कि मैं आ रहा हूँ बिहार में, मैं यहाँ प्रचार करने वाला हूँ, पार्टी के साथ बैठक करूंगा। कोई बिहार को लेकर उनका ट्वीट नहीं है। बस एक कल उन्होंने कुछ युवाओं के साथ मिल गए थे, उसका लेकर उन्होंने छठ को लेकर बातचीत जारी कर दी है और उनको लग रहा है कि युवाओं को मैंने प्रभावित कर दिया है, और आज रैली के अंदर चले गए। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी इस रैली के बाद वापस दिल्ली आ जाएंगे और फिर 2-4 दिन बाद जारी कर रहे थे। आप कह लें तो मैं बोल रहे हैं। सानी जी, आईपी गुप्ता जी, केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश प्रसाद जी, सुरेश चंचल जी, राजा राम जी और गठबंधन के वरिष्ठ नेता भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बारिश में आप यहाँ खड़े हैं, दूर दूर से आए हैं, इसके लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका मूड कैसा है? मूड कैसा है आपका? हिंदुस्तान में जिस भी प्रदेश में जाता हूं, मैं हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूं, जहां भी मैं जाता हूं वहां बिहार के युवा मुझे मिलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने दिल्ली बनाई, आपकी मेहनत ने बेंगलोर की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया, अपना खून पसीना दिया, मुंबई को आपने अपनी मदद दी। हिंदुस्तान के शहरों को छोड़ो, दुबई आपकी मेहनत से बना है। तो अगर आप
बना सकते हो तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? कुछ दिन पहले बिहार के 15 युवाओं से मैं मिला, 2-3 घंटे बातचीत की। बात क्या थी? सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में कुछ नहीं मिल सकता है, हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। ये है आपकी सच्चाई। यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले? अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। हमें वो बिहार चाहिए जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो, बिहारियों को भविष्य दिखाई दे। और जैसे आज आप दूसरे प्रदेशों में जाते हो, वैसे ही दूसरे प्रदेश से लोग आए और बिहार में आकर। राहुल गांधी की ये बिहार चुनाव के अंदर पहली सभा इस वक्त हो रही है और मुजफ्फरपुर में बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव बगल में थे। अब उन्होंने मुद्दा तो देखिए वही उठाया जो उनके गठबंधन का मुद्दा है पलायन का। तो वो उन्होंने पूछा कि क्या आप मुझे तो बिहार के लोग मिलते हैं, पूरे देश में मैं जाता हूं, हर जिले में गया हूं, सब कहते हैं बिहार में हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको इससे एक बड़ी खबर इस वक्त बताता हूं। अमित शाह दरभंगा के अलीनगर में मैथिली ठाकुर के लिए प्रचार कर रहे थे और वहां पर अमित शाह जी ने मंच से अब उस सवाल का जवाब दे दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उन्होंने कहा पहले तो यह जान लीजिए कि लालू यादव तो तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी हैं, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार के युवाओं को, बिहार की बच्चियों को राजनीति में मौका चाहिए तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई पार्टी। और ये मां बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। अब बताएं सर, इसका मतलब कि आपने क्या निकाला इनके बयान से ही, अमित शाह जी के बयान से ही ये महागठबंधन को कहने का मौका मिला कि ये नहीं बनाएंगे। जब इन्होंने कहा कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे सीएम कौन होगा, उन्होंने कहा भी यहाँ सीट नहीं है आपके लिए तेजस्वी जी। मतलब मैं तो पहले भी ये चर्चा अभी हम कर ही रहे थे कि एनडीए पर ये दबाव है और ये चिंता उनको होगी कि यदि नीतीश कुमार जी के लिए ये मैसेज चला गया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, तो खास तौर से जेडीयू का वोटर, आम बिहारी की बात छोड़ दीजिए, जेडीयू का वोटर क्या भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह से सपोर्ट अभी करेगा? आपने सुना इसका क्या इसका मतलब यह है कि वो एक कदम आगे बढ़ गए हैं कि भाई नीतीश कुमार ही हैं। अच्छा, हो सकता है कल प्रधानमंत्री जी की रैली है बिहार में, हो सकता है कि उसमें नीतीश कुमार जी जाएं। पहले चर्चा हो रही थी कि वहां नहीं जा रहे हैं वो। अब नीतीश कुमार जी जाएं और वहां प्रधानमंत्री जी इस बात को कहें, जैसे वो पहले उनके जो लाडले मुख्यमंत्री थे वो भावी मुख्यमंत्री भी हो जाएं।
तो भला नीतीश जी के सीएम होने को लेकर गृह मंत्री थोड़ा और कमिटेड दिखाई दिए अपने Committed हैं स्टेटमेंट और में। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। करे तो ऐसे घुमा फिरा के क्यों डिक्लेयर करते हैं? कह नहीं, दीजिए मैं कि कह रहा हूं, प्रधानमंत्री करेंगे ना। हमारे इस चुनाव में प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश आई कुमार। एग्री, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इतना घुमा मैं बता रहा कहना हूं, होता तो सीधे ऐसे ही कहते सीधा कह दो। प्रधानमंत्री जी के लिए ये मौका देंगे। नहीं, प्रधानमंत्री जी बड़े लीडर हैं। 2020 को बेगूसराय में अमित शाह जी ने रैली के समान बहुत स्पष्ट कहा था कि हम नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार की सीटें हमसे कम भी आएगी तब भी नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा नहीं वो कह रहे हैं। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा वैकेंसी नहीं है, न पीएम की न सीएम की वैकेंसी वैकेंसी है। तेजस्वी के लिए नहीं है, मतलब जीतेंगे हम चुनाव इतना, इसका मतलब तो यह है कि चुनाव हम जीत कल रहे तक हैं। का सीएम इंतजार कौन कीजिए बनेगा आप। ये तो नहीं बोले प्रधानमंत्री जी त्रिपाठी की रैली का इंतजार कीजिए। देखिए, बात वही है, बात बनाने के लिए बना दी गई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है। वैकेंसी नहीं है दूसरों के लिए। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये जाहिर आगे तय होगा, लेकिन चूंकि अमित शाह के उस बात से लगा था कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश अमित शाह ने ही यहां पे की है। मुझे नहीं समझा कि जापान में भारत पाकिस्तान के युद्ध की जो रोकने की कोशिश है ट्रंप साहब ने जो की है, उसकी ज़रूरत क्या है? केवल वो इसलिए कि भाई मुझे आप नॉमिनेट कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि मैंने इतने जंग रुकवाई है। और जिसने जंग रुकवाई है वो तो ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन है और उनको कसक भी है कि भाई भारत जो है उनको नोबेल पीस के लिए नॉमिनेट नहीं कर रहा। और वो ऐसे घर घर जा मतलब अलग अलग देश में जाकर भी कह रहे हैं कि भाई मुझे नॉमिनेट कर दीजिए। जिनके साथ उनके गहरे संबंध है वो अभी पहली बार प्रधानमंत्री बनी है जापान में। जिनके साथ उनके बहुत गहरे संबंध उन्होंने बताए हैं। तो कितनी बार उनकी मुलाकात हुई है, क्या संबंध रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। और आपने ठीक कहा कि जापान ने सोचा होगा कि इनको नॉमिनेट अभी करने से एक, हालांकि इसका बड़ी चर्चा हैरानी इस बात पे भी है कि अमेरिका और जापान को सोच के देखिए आप, 50 साल पहले इन्हीं पर न्यूक्लियर बम गिराया था तो वहां पर जापान इस स्थिति में आया। लेकिन जापान अपनी डिप्लोमेसी और अपने चाइना के साथ रिश्तों को लेकर जिस तरह से परेशान है, उसमें अमेरिका एक उनका सहारा हो सकता है। और वैसे हम लोग इतनी चर्चा करते हैं, अब देश में तो कोई चर्चा नहीं कर रहा कि ट्रंप साहब ने 50वीं बार कहा है कि 55वीं बार। अब तो राहुल जी ने भी कहना छोड़ दिया। अच्छा, ये आपने जो जापान वाली बात की, बिल्कुल देखिए दुनिया कैसे पूरा चक्कर घूम जाती है कुछ दशकों के अंदर। न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 2 में दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और इनके ऊपर न्यूक्लियर बम गिराया और यहाँ पहुँच के क्या कहा है ट्रंप ने कि आप अपनी सुरक्षा के लिए खूब पैसा खर्च कीजिए। और ये जो जापान की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, इन्होंने कहा है कि हम जीडीपी का 2% अब अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करेंगे। इनको भी चाइना से ही खतरा रहता है। तो ट्रंप ने चाइना का नाम लेके कहा कि आपको उनसे खतरा है तो आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए और हम हैं ना हथियार देने के लिए, बोला उन्होंने, हमसे हथियार खरीदिए आप। तो ये अब शांति की कैसी एक्सरसाइज है कि सब जगह वो हथियार खरीदने, हथियार देने, वहां पर यूक्रेन में भी वही कर रहे हैं, नाटो के साथ भी हर जगह वही कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जापान और यूएस के बीच में एक ट्रीटी है म्यूचुअल कोऑपरेशन और सिक्योरिटी की। तो जापान को बहुत सारा हथियार जो है वो अमेरिका देता है। अभी तक तो उनकी सिक्योरिटी गारंटी दे करता था ना, ये अमेरिका करता था। तो इसीलिए भाई चाइना, उनके कई आइलैंड्स पे चाइना अपना हक जताता है, जिसको लेकर हमेशा चाइना और जापान के बीच में तनातनी रहती है। और जहां तक ट्रंप साहब का सवाल है, मुझे लगता है अब क्या करें उनका मतलब समझ नहीं आता है। आपको इतना ही अगर आपको करना है तो आप देखिए, जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं ना, उनके बीच में जब बातचीत होती है तो रिकॉर्डिंग होती है। अब यही बच गया कि ट्रंप साहब जो है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग निकाल के और दिखा दे भाई कि हम तो क्योंकि कह रहे हैं फोन ही नहीं आया था। हम तो कह ही रहे, हमारे को तो पता है कि नहीं आया था, लेकिन अगर वो इतना ही इंसिस्ट करें, निकाल के दिखा। क्या ये सिर्फ नोबेल के लिए है? ये सिर्फ नोबेल के लिए है। और दूसरा, वो ये चाहते हैं कि भारत जो है उनकी जो वो बोले उसकी लाइन को टोक। अब नोबेल के लिए वो एक और जंग रुकवा नहीं रहे, करवा रहे हैं कि पहले कराऊं फिर रुकवाऊं। ऐसा दुनिया कह रही है। पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है अमेरिका के लिए इस वक्त। अफगानिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए जैसा लगता है जैसे पाकिस्तान बहाने ढूंढ रहा है और बार बार वो इनवाइट कर रहा है वॉर को। दोहा में 3 दिन लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता चल रही थी, ऑफिशियली फेल हो गई है। इसकी घोषणा दोनों देशों ने कर दी है और अब तालिबान की सरकार ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि अब अगर पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, खास करके हवाई हमला, तो फिर उसको ऐसा सबक देंगे कि जिंदगी भर वो याद रखेगा। पाकिस्तान के किसी भी हमले का बड़ा निर्णायक जवाब हम देंगे, ऐसा तालिबान की सरकार ने कहा है। और ये एक सबक होगा, दूसरों के लिए भी एक संदेश होगा। तालिबान सरकार हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन अब सीमा पार के हमले जो हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान को धमका रहा है। अब इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान से, वो खुली जंग की चेतावनी भी दे रहे हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि काबुल भारत के इशारे पर काम कर रहा है, तो प्रॉक्सी हैं
और अफगानिस्तान के सहारे भारत हमारे एक फ्रंट पर प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। और अब देखिए, अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ये पाकिस्तान को कैसे चेतावनी दे रहे हैं। दोनों देशों ने मान लिया कि अब हमारे बीच में कोई ट्रीटी, अब कोई पीस नहीं है, मतलब अब और बस इंतजार कीजिए कि कौन हमला करे। तो जो बात हो रही थी, ट्रंप एक बार कह चुके हैं, बल्कि 2 बार कह चुके हैं कि मैं अब ये वाली जंग भी रुकवा दूंगा अगर ये हुई अफगानिस्तान की और की। बहुत से लोगों को लगता है कि एक बहाना चाहिए अमेरिका को अफगानिस्तान में घुसने का, और वो बहाना पाकिस्तान दे रहा है इस नाम पर कि तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में रहते हैं और ये तालिबान की सरकार उनको शरण देती है, इसलिए हम इनके ऊपर हमला करते हैं। उसने हमला किया भी था। समीर जी, इसके पीछे की कुछ और कहानी आई है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये तुर्की में इनकी मुलाकात हुई, पहले होस्ट किया था दोहा ने पीस टॉक्स, फिर अब तुर्की कर रहा था। और वहां ये बताया जा रहा है कि एक बार दोनों के बीच में कुछ दस्तावेज एक्सचेंज हो गए और लगा कि हो गई ट्रीटी हो जाएगी, पीस ट्रीटी। फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा, अफगानिस्तान ने, कि आप हमको ये लिख के दीजिए कि आप हमारे ऊपर ड्रोन अटैक नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से एक मेजर जनरल है उनकी ISI का, और बताया जाता है कि वो व्यक्ति पहलगाम हमले के पीछे भी उसका एक रोल था। वो वहां पर पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड कर रहा था, और उसने वो कहीं गया, पाकिस्तान ने फोन करके आने के बाद, और उसने कहा कि सॉरी, हम ये एश्योरेंस आपको नहीं दे सकते। नूर खान एयरबेस का नहीं, हम ड्रोन अटैक का, हाँ, कि हम ड्रोन अटैक नहीं करेंगे, एश्योरेंस हम आपको नहीं दे सकते। तो वहां जो कतर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि वो मीडिएटर थे, तो वो भी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, अरे भाई, इनका एक कंसर्न है, आप उस बात का जवाब तो देंगे ना कि आप इनके यहाँ पर एयर अटैक करते हैं। तो उनको पाकिस्तान ने कतर को जवाब दिया कि आपके बहुत सारे आपके यहाँ पे अमेरिका के एयरबेस हैं, वहां से भी तो ड्रोन उड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी और अमेरिका की ट्रीटी है। तो पाकिस्तान के आदमी ने कहा कि हमारी और अमेरिका की भी ट्रीटी है। मतलब पाकिस्तान एक बार फिर अपनी धरती का अमेरिकी ड्रोन अटैक्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये जिस बहाने अफगानिस्तान से लड़ाई कर रहा है ना, तालिबान की TTP आकर के हमको मारता है, ये TTP पैदा ही उस ड्रोन अटैक की वजह से हुआ है। ये मुशर्रफ के टाइम पे इन्होंने ड्रोन अटैक शुरू किए थे और अपने लोगों को इतना मारा था कि वो लोग तालिबान के साथ जुड़ गए, और जिनको ये टेररिस्ट कहते हैं वो टेररिस्ट बन गए। समीर जी, वो जिस एयरबेस का जिक्र कर रहे थे, नूर खान एयरबेस था। अच्छा, उसका उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा कि भाई नूर खान एयरबेस जो है वो हमने अमेरिका को अपने उड़ाने के लिए दिया हुआ है, ड्रोन के लिए। तो मुझे लगता है कि, और उसके बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि नूर खान एयरबेस पर जब भारत का हमला हुआ था, उसके बाद ही पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी तिलमिला गया था, और फिर अमेरिका ने कोशिश की कि भाई किसी भी तरीके से हो नूर खान एयरबेस को कोई डैमेज ना हो। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से, और फिर पाकिस्तान की बातचीत देखिए, पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान को आधिकारिक रूप से हमसे बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सरकार है, तालिबानी सरकार, वो पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण नहीं करती। वहाँ कई कबीले है जो कई अलग अलग एरियो का नियंत्रण करते हैं, जिस पर तालिबान सरकार का नियंत्रण नहीं है। तो तालिबान की हैसियत नहीं है अभी उस तरह से कि वो हमसे बैठकर बात कर सके। और उन्होंने दूसरी बात ये भी बोल दी कि भाई भारत चाहता है कि हम छोटे लोगों से लड़ाई में उलझे रहे, जिससे भारत का स्वार्थ पूरा होते रहे। अरे भाई, अगर तालिबान इतना छोटा है तो आप चौकियां खाली करके क्यों भाग रहे हो? आपके जो सैनिक है, वो पाकिस्तान के सैनिक अफगान बॉर्डर पे चौकी पे जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर उनको अफगान के सैनिक बुरी तरीके से पीट रहे हैं। तो पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है कि भाई अफगानिस्तान से जब हम उलझ गए, अब उनसे निकलना बहुत मुश्किल है। और मुझे लग रहा है कि इस पूरी लड़ाई के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का, मुझे लगता है, सपोर्ट। सर, कई जो खबरें छपी हुई रिपोर्ट्स, उनमें ये लिखा कि उसमें तुर्की और दोहा, कतर के जो मीडिएटर थे, उनके हवाले से उसमें बात लिखा कि इनका पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स का उस शांति वार्ता में बर्ताव ऐसा था, एक तो बड़ा अभद्र बर्ताव था, लगभग बेइज्जती कर रहे थे वो तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स की, उनको अपमानित कर रहे थे। अब बीच में उठ के चले गए। उन्होंने कहा बिल्कुल अनडिप्लोमेटिक बिहेवियर था, और उनके शब्द उसमें रिपोर्ट्स में लिखे हुए, ऐसा लगा जैसे ये जानबूझकर इन पीस टॉक्स को सैबोटेज करना चाहते हैं। पाकिस्तान गया ही था कि वहां पर शांति ना हो, ऐसा क्यों करेगा वो? मतलब लड़ाई चाहता है, इसका मतलब वो लड़ाई तो चाहता ही है, और उसको परेशानी जो हो रही है बलूचिस्तान में और वो सारा। लेकिन ये बात, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर। जो नूर खान की बात की, अभी भी चर्चा हो रही थी, कल भी इस पर डिप्लोमेटिक लेवल पर चर्चा हो रही है कि अमेरिका का कब्जा एक तरह से है वहाँ पर नूर खान बेस पर। तो उसका इस्तेमाल जब अमेरिका कर रहा है पाकिस्तान के साथ, तो देखिए एक बहुत साफ बात है, जब तक लड़ाई नहीं होगी तब तक कैसे पीस टॉक करेंगे वो ट्रम्प साहब। उनको लड़ाई रुकवानी, एक और नोबेल के लिए एक और नॉमिनेशन होना चाहिए। और वो अफगानिस्तान के एयर स्पेस पे तो लगातार उनकी नज़र है ही कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इसकी बात हो, और दरअसल अफगानिस्तान भी नहीं चाहता
कि इस पीस टॉक पर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि वो उसको लग गया है कि पाकिस्तान बहुत दबाव में है पूरे इस इलाके में, और उनके जो टेररिस्ट कह लें जो पाकिस्तान कहता है उनको, टीटीपी वाले लोग, वो सब लोग दबाव बनाए हुए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के एयरबेस का मतलब, जैसे नूर खान इन्होंने कहा, मतलब वो अमेरिकी ऑपरेट कर रहे हैं, अमेरिकी ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको वो जो ट्रंप की बात आगे की सुनवाना चाह रहा था, वो बयान अब हमारे पास आ गया। एक्चुअली मैं आपको सुनवाना इसलिए चाह रहा हूं कि जो उसमें मोदी जी के लिए उन्होंने कहा, तो ये भी मोदी जी की लगभग चापलूसी करते हैं, ग्रेट फ्रेंड, ग्रेट मैन, और पता नहीं क्या क्या। आप सुनिएगा, आप जब ये बयान सुनेंगे इस पर उन्होंने क्या कहा है, लेकिन फिर उसके बाद झूठ पर क्यों आ जाते हैं। अब जिस आदमी को ट्रंप खुद कह रहे हैं टफ एज हेल, नरेंद्र मोदी को, वो 24 घंटे में पलट के फोन कर देगा ट्रेड डील के लिए। 80% बात तो ठीक बोल रहे हैं ना आप, 10-20% के लिए पीछे पड़े रहते हैं ट्रंप साहब पर। पूरे भाषण में वो इतनी बात कर रहे हैं। ये तब है जब मोदी जी मिले नहीं है। अगर मोदी जी मिल रहे थे ट्रंप से, तो ट्रंप साहब क्या क्या नहीं कहते मोदी जी से मुलाकात के बाद। मोदी जी जानते कि भाई ट्रंप से बिना मिले अगर ट्रंप इस सब मतलब झूठ बोल रहे हैं तो कंसेशन दे तो मैं मिल लूंगा, तो ट्रंप क्या करेंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा ऐसे समय सारे मौके छोड़ दिए जब ट्रंप से मुलाकात हो सकती थी। अच्छा, अभी पता चल रहा है। हाँ, एक ध्यान दिला दूं, मैं ओवल ऑफिस में बैठे थे भाई साहब, सामने सबको बैठाया हुआ था, पुतिन से इनका बीच में ही फोन पे बात कर लिया, फिर कहा कि सब कुछ हो गया है। अब क्या हुआ, फिर कहा टॉम हॉक दे रहे हैं, फिर पुतिन ने न्यूक्लियर वाला तय कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में जो चल रहा होता है, वो जिसको कहते हैं ना कि इतनी सी चीज है, उसमें जो मन का है वो सारा उसके इर्द गिर्द लगा देते हैं। नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर हैं, बहुत टफ निगोशिएटर हैं, किलर हैं, बहुत शानदार हैं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उनको याद आता है कि अरे भाई हम भी तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, हमारी भी कोई हैसियत है या नहीं है, तो फिर वो उसके इर्द गिर्द अपने मन वाली बात शुरू कर देते हैं। तो इतना सही है, ऐसे ही देखना चाहिए। चलिए, अब वो जो दूसरी जंग रुकवा के बहुत खुश थे, उसका भी हाल आपको बता दूं, गाजा और इजराइल वाली। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को इजरायली सेना को गाजा में तुरंत पूरी ताकत से हमले करने का आदेश दे दिया। पहले भी एक बार किया था, लेकिन फिर सीज फायर दोबारा कर दिया था। अब की बार उन्होंने कहा फुल अटैक। 35 लोग मारे गए गाजा में एक बार फिर। ये सीज 60 हो गए, 60 लोग मर गए इस अटैक के अंदर। मतलब अब फिर एक बार वापस पहुंच गए वहीं पर। ट्रंप गए थे, बड़े फैन फेयर से इन्होंने वहां पीस टॉक किया, डील कराया, इजराइल की संसद में भाषण दिया, फिर इजिप्ट गए, वहां भाषण दिया, 10-20 लोगों को बेइज्जत किया पीछे नेताओं को खड़ा करके। उस सब के बाद नतीजा क्या, ये अमेरिका की मध्यस्थता के बाद हमास और इजराइल के बीच सीज फायर के लिए सब राजी हुए थे, लेकिन अब लगता है कि तनाव फिर बढ़ गया है। कुछ दिनों पहले इजराइल ने दक्षिणी गाजा में हमास की ओर से अपनी सेना पर गोली चलने की बात कही थी, रॉकेट अटैक की बात कही थी। इजराइल के मुताबिक हमास के लोगों ने बार बार आईडीएफ पर हमला किया, वो फायरिंग कर रहे हैं, एंटी टैंक रॉकेट्स फायर कर रहे हैं, और इसीलिए एक बार फिर से हमला करने का जो फैसला है वो किया गया। ये तो एक बात। इसमें एक वजह और नेतन्याहू ने बताई, उसकी कुछ तस्वीरें भी चल रही हैं कि जो शव लौटाए जा रहे हैं इजरायली बंधकों के, उसका उल्लंघन कर रहा है। तो सारे शव लौटाए नहीं, 13 शव अभी भी उसके पास है। फिर एक बंधक का शव ऐसा लौटाया गया जिसका शव पहले आईडीएफ के लोग, सेना के लोग, क्योंकि अब तो 2 साल से वहां लड़ रहे हैं ना, तो ये भी वहां अपने लोगों के शव खोज रहे थे, इनको मिल रहे थे तो ये ले आ रहे थे। उसके शव के टुकड़े, कुछ बचे हुए टुकड़े लौटाए हैं। तो अब इजराइल कह रहा है कि तुमने ये हाल किया हमारे लोगों का, शव के टुकड़े लौटाए हैं हमास ने। इससे भी इजराइल बहुत गुस्से में। लेकिन परेशानी हमास की तो जो होगी सो होगी, वो तो 2 साल से मर ही रहा है इजराइल के हमलों में। अगली खबर पे आ जाइए। पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंसने वाला है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला, और इस जुए में बहुत बड़ी चपत लगेगी। अपनी जिहादी छवि से पीछा छुड़ाने के लिए पीस मैन जैसे ट्रंप खुद को कहते हैं, ये भी खुद को बनाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान इजराइल के साथ लगता है कि उसने एक समझौता किया है जिसके तहत 20,000 पाकिस्तानी वहां तैनात किए जाएंगे। ये हमने कल भी बात की थी, लेकिन अब इसकी एक तरह से पुष्टि हो रही है। पाकिस्तान की सरकार के एक मंत्री ने टीवी पर इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, ये बात चल रही है। उन्होंने कहा ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये बात चल रही है। और फिर उसने ये कहा कि अगर इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा पाकिस्तान बनता है तो ये तो बड़ी खुशनसीबी की बात होगी।
अभी तहरीक तालिबान वालों ने इतना बड़ा वहाँ पर विरोध किया कि कई लोग मारे गए और पाकिस्तान के इस नए पैंतरे का फिर से विरोध शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के एक सीनेटर हैं अल्लामा राजा नसीर, इन्होंने इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तान के शामिल होने के फैसले को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और राजा नसीर ने कहा कि पाकिस्तान एक तरीके से अब इजराइल के एजेंडे को मजबूत कर रहा है। इसी तोहमत से तो बचना चाह रहे थे मुनीर और शहबाज शरीफ, लेकिन अब क्या मजबूरी है कि इनको अपने सैनिक वहां पर भेजने पड़ रहे हैं और मंत्री इस बात को लगभग कंफर्म कर रहा है। देखिए, कुछ दिन पहले मिस्र की राजधानी काहिरा में एक बैठक हुई थी जिसमें इजराइल के टॉप अधिकारी थे, उसके अंदर पाकिस्तान के अधिकारी थे और अमेरिका के अधिकारी थे और इन तीनों के बीच में ये सीक्रेट मीटिंग में तय हुआ था कि पाकिस्तान हमास से हथियार को जब्त करवाएगा, सरेंडर करवाएगा, वहां पर बातचीत करेगा। इजराइल और हमास के बीच में पाकिस्तान के सैनिक बातचीत करेंगे, हथियार उनसे सरेंडर करवाएगा, आत्मसमर्पण करवाएगा और इजराइल के लिए वो पीस फोर्स के रूप में वहां पर वो काम करने वाला है। तो यह जब सीक्रेट प्लान लीक हुआ और जब पता पड़ा कि 20,000 सैनिक भेजने के लिए पाकिस्तान ने सहमति आसिम मुनीर ने दे दिए, तो पाकिस्तान में इस देखो एक बड़ा बवंडर हो रहा है कि भाई आपने जो 29 सितंबर को जो 20 सूत्रीय एजेंडा ट्रंप ने डिक्लेयर किया था उस पर आपने सहमति जता दी थी, अब आप उसमें यह बता रहे कि हमारे सैनिक भी वहां पर जाएंगे, मतलब वहां कुछ उपद्रव होता है तो आपके सैनिक मतलब पाकिस्तान के सैनिक वहां पर हमास को मारेंगे इजराइल की तरफ से। तो पाकिस्तान में इस बात को लेकर बहुत हो रहा है कि भाई आपने ट्रंप के सामने सिर्फ घुटने ही नहीं टेके, आपने पूरा पाकिस्तान ट्रंप के हाथों में छोड़ दिया है। और अब आसिम मुनीर और वहां के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके लिए एक बड़ा बुरा समय शुरू हो रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले रविवार से फिर वो प्रदर्शन शुरू होने जा रहा है जो पहले प्रदर्शन हुआ था और पाकिस्तान की सेना ने अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी और 40 से 50 लोगों को मार दिया था। रविवार को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि रविवार से हम अगले रविवार से फिर पाकिस्तान में इसका विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं। राहुल गांधी आज तेजस्वी यादव के साथ पहली ज्वाइंट रैली कर रहे हैं और वहां वो आज मुजफ्फरपुर में बोल रहे थे और सीधा हमला उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया और वो किया छठ के बहाने। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यमुना थोड़े है, मोदी जी ने स्विमिंग पूल में छठ मनाया, वो तालाब है, यमुना नहीं है दिल्ली के अंदर। और नरेंद्र मोदी से तो आप जो कहेंगे करने के लिए वो कर देंगे। आप कहेंगे मोदी जी नाचो, मोदी जी डांस करो, तो वो डांस करने लगेंगे। तो बिहार पहुंचते ही मोदी पर हमलावर हो गए राहुल गांधी। सुनिए। यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं, वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए, उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए वो आपकी वोट चोरी में लगे हुए हैं। अब राहुल गांधी ने कहा मोदी जी से आप कहिए नाचो तो नाच लेंगे। वो दिल्ली में तालाब है, दिल्ली में यमुना है नहीं, वो उसको यमुना जी कहते हैं। कहते तो सभी यमुना जी हैं उसको, राहुल जी क्यों नहीं कहते पता नहीं। फिर उन्होंने कहा उन्होंने स्विमिंग पूल में छठ मनाए। मैंने तो मोदी जी की कोई छठ की तस्वीर देखी नहीं, वैसे मैं हो सकता है मुझसे मिस हुई हो और राहुल जी ने देखी हो तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अब वो जिस लेवल पर जाकर बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, उनको लग रहा है कि इससे फायदा होगा। त्रिपाठी जी, यही डर था जिसकी वजह से तेजस्वी बहुत प्रसन्न थे कि राहुल गांधी ना आए और इसीलिए फोटो भी छोटी लगाई थी कि लोग देख न लेंगे राहुल जी आ रहे हैं। राहुल गांधी ने ये चुनाव वहां फिर से बनाम नरेंद्र मोदी कर दिया। तेजस्वी इस मामले में बहुत चतुर और बहुत गंभीर नेता है। उन्होंने कभी भी ये नहीं किया, पूरे चुनाव में नहीं किया, वोट चोरी के मुद्दे को नहीं किया,
जो जान रहे हैं कि जिसमें कुछ है नहीं, अगर वोट चोरी होती तो एसआईआर के बाद बिहार की जनता सड़कों पर होती। राष्ट्रीय जनता दल का कैडर बहुत आक्रामक है, बहुत मजबूती से अपनी बात रखता है, अपने अधिकार लेना जानना है, वो ना होता। और राहुल गांधी ने क्या किया, पूरे बिहार में जाकर जिस छठ को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी संवेदनशीलता से बात करती है, उसको लेकर राहुल गांधी कैसे बात कर रहे हैं। और जिस दिल्ली में बात हो रही थी कि वासुदेव घाट बना है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, ये किसने किया था? ये आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने किया था। आजकल वो यूट्यूबर हो गए हैं, तो चूंकि विधानसभा भी हार गए, मंत्री तो नहीं रहे, तो ये सब वो कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन उसमें तो सबने जाके छठ पर्व मनाया और ये आरोप लग रहे थे कि ये मोदी जी के लिए घाट बना, वहां आएंगे। अब लगता है वो वाली खबर सुनी रही होगी। तो क्या इतने दिन पहले की जो स्पीच है वो भी अपडेट नहीं हो पाई? यानी राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि नरेंद्र मोदी तो गए ही नहीं थे वहां। दूसरा, जब वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को बुलाओ, वो नाचने लगेगा, वो मंच पर नाचेगा, आप कहो डांस करो डांस करेगा, जो कहो कर लेगा चुनाव से पहले। तो नरेंद्र मोदी तो सचमुच जनता के लिए सब कुछ तैयार हैं करने के लिए, वो कुछ भी करते हैं। लेकिन उस कुछ भी करने में बिहार के लोगों को पता है कि पिछले 20 सालों में जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बाद के साल हैं, उसमें बिहार को कितना बजट मिला है। इतना बजट मिला कि अभी वाला जो देश का बजट था वो बिहार का बजट कहा जाने लगा। सबने आलोचना की कि ये बिहार का बजट है। लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट गए हैं पिछले, जब से 11 साल की सरकार आई है, जब नीतीश जी साथ में रहे तब भी, जब नीतीश जी तेजस्वी के साथ चले गए तब भी। वैसे में जब जाके राहुल गांधी ये सारी बात कहेंगे तो उसका क्या असर होगा, किस तरह से देखा जाएगा? आप कह रहे हैं उन्होंने तेजस्वी के किए धरे पे पानी फेरा जाकर के, त्रिवेदी जी? नहीं, इसका मतलब पूरी विस्तार से बात हर्ष जी ने कर दी है। क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि जो तेजस्वी जी नहीं चाहते थे वो राहुल जी ने कर दिया। ये इलेक्शन नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी होता तो उसकी उनकी एंटी इनकम्बेंसी, उनका स्वास्थ्य, उनकी सारे झगड़े और वो सब पर चुनाव लड़ा जा सकता है ना आसानी से। अब तेजस्वी बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े तो मुश्किल ही होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक तरफा है या दो तरफा है या नरेंद्र मोदी, लेकिन तेजस्वी बनाम नरेंद्र मोदी चुनाव आप करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा। और वो तेजस्वी नहीं चाहते थे, इसलिए वो नरेंद्र मोदी पे कोई बहुत हल्ला हंगामा नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। बल्कि वो तो नीतीश कुमार पर भी उस तरह से नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरह का इलेक्शन हो जाए कि पर्सनैलिटी बेस्ड हो जाए। पर्सनैलिटी बेस्ड इलेक्शन होगा तो तेजस्वी कमजोर पड़ेंगे दोनों पर्सनैलिटी में, इवन नीतीश कुमार के मामले में भी। तो वो नहीं चाहते थे और राहुल जी ने उस इलेक्शन को ले जाकर राहुल प्रधानमंत्री के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो अब इसका जवाब कैसे होगा? और भारतीय जनता पार्टी छठ वाली बात को तो मुझे लगता है मोदी जी कल जरूर जवाब देंगे। जरूर जवाब देंगे। और उसमें तो ये भी हुआ ना कि प्रधानमंत्री तो गए नहीं वहां पर, गए होते तो उसके बाद आप कुछ भी बात कर रहे होते, नहीं कर रहे होते तो अलग होता। ये था क्या, मैं बताता हूँ। इन्होंने अभी आपने सौरभ भारद्वाज का भी नाम दिया भाई। एक तो यमुना जी सब कहते हैं, मतलब तो राहुल गांधी ने यमुना जी लोगों के क्या सोच के उन्होंने कहा कि दिल्ली में यमुना है, वो उसको यमुना जी कहते हैं। अरे भाई यमुना जैसी भी है तो यमुना जी, जैसे गंगा जी ही कहते हैं। दूसरा, ये जो मोदी जी के जाने की बात थी, ये आम आदमी पार्टी ने इस बात को तूल दिया था कि यमुना इतनी गंदी है कि एक नहर का पानी कहीं से ला करके वहां पर एक घाट बना के मोदी जी को वहां पर, ताकि तस्वीरें खींच जाएं, वहां उनसे पूजा कराई जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब शायद सही बात है, उन्होंने उतनी बात सुनी और उतनी बात जो है उन्होंने कह दी। और स्विमिंग पूल वाली बात का भी कोई अभी तक तो हमने कहीं देखा नहीं ऐसा कुछ। फिर आगे वोट चोरी, 16 दिन वोट चोरी राहुल गांधी ने किया, फिर खुद ही बोलना बंद कर दिया। तेजस्वी ने एक भी दिन नहीं बोला। और राहुल गांधी ने अब फिर कह दिया जाके कि महाराष्ट्र और हरियाणा में इन लोगों ने वोट चोरी की, बिहार में भी चोरी से जीतने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया ये भी बीमारी खत्म कर दो, इलेक्शन वाली बीमारी। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर, हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर
हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे। अब राहुल गांधी ने कहा ये वोट चोरी करेंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटक की जगह की तरह। इन दोनों जगह कहते थे बीजेपी ने वोट जोड़ के, एक्स्ट्रा वोट, फर्जी वोट जोड़ के चोरी कराई। बिहार में इन्होंने कहा था वोट काट के चोरी कराएंगे। फिर उन्होंने कहा मैं सबसे कहता हूं नौजवानों, सबको निकालो और वोट डालो। तो जिसका वोट कट गया वो वोट कैसे डालेगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट डाल के हराओ और कह रहे हैं वोट काट के ये जीतेंगे। तो जिसका वोट कट गया वो वोट डालेगा कैसे? लॉजिक। दूसरा, ये चुनाव में ही प्रचार कर रहे थे कि नौचंदी के मेले में प्रचार कर रहे थे? चुनाव में ही अपील कर रहे हैं वोट डालने की, चुनाव पे ही आप सवाल खड़े कर रहे हो। जो मुद्दा हर व्यक्ति बिहार जाके जो आता है वो ये कहता है आप कोई और बात कर लो तो उसकी चर्चा होती है वहां पे, सिवाय एक और है वोट चोरी। लेकिन राहुल जी की पहली स्पीच पे वोट चोरी आ गया। देखिए, मुझे लगता है कि हर आदमी को, खासतौर से नेताओं को ना, सुबह के अखबार जरूर पढ़ने चाहिए। आज सुबह के अखबार में जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ें जो है बिहार के बारे में इनके लिए हाथ से, जिसको लेकर वो जो है नीतीश कुमार सरकार को घेर सकते थे, दी गई हैं। उसमें दिया गया सोशल इंडिकेटर्स के बिहार में जो 6 साल से बड़ी बच्चियां हैं उसमें से कितनी स्कूल गई। अगर हम 29 में से देखें स्टेट्स में से, तो 28वें नंबर पे बिहार आता है। इसी तरह से बाकी इंडिकेटर्स हैं कि हेल्थ को लेकर इंडिकेटर्स हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी को लेकर इंडिकेटर्स है। सब में बिहार बॉटम में है, नीचे है। सब में महिलाओं की शादी को लेकर के 18 साल से कम में कितनी शादियां होंगी, उसमें भी इंडिकेटर में नीचे। तो आप बात करते कि बिहार किस तरह से प्रोग्रेस नहीं किया है, उसके बात करते तो शायद लोगों को समझ आती। अब आप बात करेंगे वही घिसा पिटा के SIR जो था उसमें वोट चोरी के जो आरोप आपने लगाए, उसी बातों पे करेंगे तो आप राहुल गांधी सेल्फ गोल करने में माहिर है। जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए चुनाव में वही जाके वो करेंगे। उन्होंने बिल्कुल, हर्षवर्धन जी ने और सही कहा कि उन्होंने जो चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी कर दिया है। तभी ठीक 14 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद कांग्रेस के आधिकारिक बयान क्या होगा वो आज राहुल गांधी ने बता दिया है कि चुनाव हारेंगे तो हम कह देंगे कि हम, राहुल गांधी ने तो पहले ही कहा था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में और हरियाणा में चुनाव चोरी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वैसा ही चुनाव बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने चोरी कर लिया है। और राहुल गांधी ने आज ये कह दिया है कि भाई हारेंगे तो हमारा ठिकराम किसके ऊपर फोड़ेंगे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के 20 साल पे प्रश्न उठा रहे हैं, घोषणा पत्र में वो क्या क्या देंगे इसका वादा कर रहे हैं, और राहुल गांधी उस चुनाव को बिहार की धरती पर जाकर फिर प्रधानमंत्री मोदी को सामने लेकर आ जाते हैं। इतने चुनाव में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को सामने लाकर उसका हर्ष देखा, अरविंद केजरीवाल ने अपना हर्ष देखा, उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल ने नाम लेना भूल गए थे, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के राजनीति से बाहर हो गए, और राहुल गांधी अब फिर प्रधानमंत्री मोदी बनाम बिहार का चुनाव करना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी तो आज बंबई जा रहे हैं, आज बंबई में मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है इस बात का जवाब राहुल गांधी को दे दे। और फिर कल परसों तो उनकी रैलियां हैं बिहार के अंदर, परसों वो ऐसा खुलकर जवाब देंगे छठ को लेकर, जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है राहुल गांधी जब आते तो कम से कम स्टडी कर आए कि आप भाई जा रहे हो, आपको किन मुद्दों पर बात करना है, नीतीश कुमार के 20 सालों के मुद्दों पर गिरना है, क्या आप देने वाले सत्ता में आपको उसका जिक्र करना है। आप प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आते हैं और बिहार की जनता और प्रधानमंत्री, आप दोनों लोगों ने कह दिया वो स्टडी करके नहीं आते। सर कब करके आए सर? वो अपने राजनीतिक जीवन में राहुल गांधी ये बता दें कि एक भाषण में उन्होंने कोई तथ्य उसकी तर्कों के साथ कहा हो कि हमने कहा हो कि बहुत शानदार भाषण उन्होंने रखा है और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी तो कहती होगी कि भाई राहुल गांधी की रैली आप बढ़ा दो, सारा खर्चा हम दे देंगे। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए बोलना है तो आपको थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए। मुझे एक किस्सा याद आया, राहुल जी ने कहा तो मैं अडवाणी जी के साथ वो राम रथ यात्रा चल रही थी जब 90s में, तो उनके साथ ट्रैवल कर रहा था। रोज़ ट्रैवल हो रहा है, रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक भी कई जगहों पर हुआ, और सुबह 10 साढ़े 10 बजे अडवाणी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वहाँ पर हर शहर में जहाँ रुके हुए हैं। तो सुबह 7 से 8 वो जो सारे अखबार जो होते थे उनको वहाँ पर देखते थे कि भाई आज की खबर क्या है, और उसमें भी एक काम और करते थे। मान लीजिए उदयपुर में है और बरेली में कोई घटना हो गई है तो उनके साथ जो लोग हैं वो बरेली में भी उससे अपडेट लेते थे भाई क्या ये खबर इस तरह की है कि नहीं है, और आज का बड़ा इशू क्या हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या हो सकता है। तो वो हर दिन, मतलब वो ट्रैवल बहुत टफ ट्रैवल था एक तरह का। उस समय तो इतनी व्यवस्थाएं भी नहीं होती थी। तो छोटा बड़ा छोटा नेता भी मतलब अपडेटेड तो हमेशा रहता है। और नहीं, प्रधानमंत्री पर अगर आप बड़े नेताओं के पास तो टीम होती है, मैंने सुना भाई जो मुख्यमंत्री या जो भी मुख्यमंत्री उनको तो ब्रीफ किया जाता है। ब्रीफ करते वक्त आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे?
वो कह रहे हैं पढ़ नहीं रहे, आप कह रहे हैं सुन नहीं रहे। नहीं, मैं नहीं मानता, तो राहुल क्योंकि जी टीम क्या ने तो कर रहे हैं? बताया होगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोग्राम था, इस तरह की बात हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। एक और उसमें गंभीर बात है। समझे? उन्होंने निशाना तो साधने की कोशिश की है मोदी जी पर कि भाई स्विमिंग पूल में गए या छठ में मानते नहीं, लेकिन पता नहीं राहुल जी के कांग्रेस के लोगों की एक्सेस क्या राहुल जी तक एकदम नहीं रह गई है। पूरे एनसीआर में हर कोई स्विमिंग पूल में सोसाइटी में छठ पूरी श्रद्धा आस्था के साथ मानते हुए देखता है। हमारी भी सोसाइटी में जो हुआ है, लोग स्विमिंग पूल जैसा बना लेते हैं। हमने कम से कम सुबह की सैर पर मैं जाता हूं, मैंने कम से कम 3 जगह देखा कि पहले से लोगों ने गड्ढा करके एक इलाका बनाया, वहां पानी भरा, वहीं पर सारी प्रक्रिया हो रही है, वहीं पूरी वो महिला जो व्रती है वो आ रही है, उसके परिवार के लोग दौरी डलई लेकर आ रहे हैं सब। क्या बिल्कुल ही राहुल गांधी किसी चीज के बारे में नहीं पता है? और बिहार की धरती पर खड़े होकर ये बोल रहे हैं, जब वहां के लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि कई लोग मैंने देखा कि छठ की छुट्टियों में जो जाता है वो वोट देके जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वोट देने के लिए, और प्रवासी का मुद्दा इसीलिए था। अभी तो ये कह रहे थे कि जो दिल्ली एनसीआर में मुंबई में लोग हैं उनको वोट डालने का बिहार में अधिकार नहीं मिल रहा है। और उन लोगों के छठ पर्व मनाने के तरीके पर यह बात, भाई अगर रेखा गुप्ता वाले पर भी मामले पर बात करो, बड़ा जरूरी है। सौरभ भारद्वाज ने बड़ा हमला किया और सबने बताया कि पानी लाके साफ पानी, और दिखाया कि ये बिस्लेरी है एक तरफ बासलेरी है, यानी यमुना जी गंदी हो गई हैं, उनको आप बासलेरी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं बिस्लेरी का पानी। अगर 6 महीने में कोई मुख्यमंत्री, और मैं बार बार कहता हूं, भाजपा की सरकारों पर दबाव होता है कि जो उन्होंने वादा कर दिया उसको पूरा करें, दूसरी सरकारों को फर्क नहीं होता, तो जनता तो ये देखेगी ना। 2020 के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैंने 5 साल में अगर यमुना साफ नहीं की तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसकी नौबत नहीं आई। नहीं, वो तो सब परिवार नहाने वाले थे। जनता ने इस्तीफा दिलवा दिया, उनका इस्तीफा दिलवा दिया। उनका एक क्लेम था कि मैं 5 साल में साफ कर दूंगा। मोदी जी ने क्लेम किया मैं 5 साल में साफ कर दूंगा। ये नहीं करते, देखते हैं फिर कुछ बात तो देखेंगे उसके बाद। नहीं, एक कल की इंटरेस्टिंग बात हुई, जैसे अभी आपने कहा स्विमिंग पूल की, एक तो हमारे छत पर भी बहुत सारे मित्र लोग नीचे रहते हैं, तो छत पर उन्होंने छोटा सा पॉन्ड बनाकर और वहां पर किया, बिल्कुल है ना, वो तो अलग बात है। लेकिन कल मेरी मॉरिशस बात हो रही थी, तो मॉरिशस इसी को लेकर, छठ को लेकर, तो मॉरिशस में कहा कि अरे आप ये स्विमिंग पूल और ये सब, मतलब ये राहुल जी की बात नहीं थी, लेकिन बता दें कि मॉरिशस में बहुत ज्यादा बिहार से लोग हैं। हाँ, बिहार के लोग, सब लोग जानते हैं, ये कोई इतना ज्ञान वाली बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इंदिरा जी जब मॉरिशस गई थी तो वो गंगा जी का पानी वहां लेकर गई थी कुछ भर के, है ना, और वो पानी को वहां पर किसी नहर में डाला गया, और मॉरिशस के वो जो लोग हैं वो उसे गंगा जी कहते हैं। तो ये श्रद्धा और भावना, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, गंगा जी तो वहां नहीं है ना, आप फिर कल को जाएंगे मॉरिशस में, मॉरिशस चले खैर छठ पर। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कहीं ये ना कहें मॉरिशस में गंगा। अरे अच्छा, सारी बात हो गई, ठीक बात। राहुल जी ने छठ बनाई कि नहीं बनाई? उन्होंने ये तो माहौल बना दिया कि जानकारी ले ली थी ना उन्होंने परसों। राहुल जी ने कहा छठ बनाई। एनीवे, चलिए एक अच्छी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से फाइटर जेट रफाल में उड़ान भरी। इतनी भर खबर नहीं है इसके आगे उन्होंने ट्रोल कैसे किया पाकिस्तान को। राफेल से उन्होंने सुबह 11:10 पर टेक ऑफ किया, 11:50 पर लैंड किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रॉपर फ्लाइट सूट पहनकर राफेल में बैठी। टेक ऑफ से पहले सबको वेव करके अभिवादन किया उन्होंने। राष्ट्रपति जिस राफेल में थी उसे उड़ा रही थी ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी, और राष्ट्रपति की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ एक फोटो इसके बाद जारी की गई। अब याद कीजिए, पाकिस्तान के साथ जब ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध चल रहा था तो बड़ा शोर मचा था, पाकिस्तान ने बड़ा हंगामा किया था कि उसने भारत की एक महिला फाइटर पायलट को पकड़ लिया, वो शिवांगी थी। इनके साथ फोटो खिंचाई गई स्पेशली कि ये भी भाई दुनिया देख ले, तो खैर तभी साफ हो गया था कोई शिवांगी बिल्कुल ठीक है, और उनके साथ ये उन्होंने फोटो खिंचवाई है। और 2 बार वो एक फाइटर जेट के अंदर उड़ान भर चुकी हैं राष्ट्रपति। वैसे 7 अप्रैल 2023 को तेजपुर में, असम में उन्होंने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी थी, और आज रफाल में। और ये मैं तो कभी नहीं बैठा, हो सकता है कोई हमारे मेहमानों में से कभी बैठा हो, जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनको मौका मिल जाता है वैसे कभी कभी ये, लेकिन फाइटर, कोई फिट आदमी के लिए भी फाइटर जेट में बैठना आसान काम नहीं होता, इतना ज़्यादा उसकी स्पीड होती है, और इस एज में जाकर के फ्लाइट लेना है तो बहुत मुश्किल काम। राहुल जी देखिए, ज़्यादातर ये जो होता है बड़ा, क्योंकि ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट में बैठते हैं ज़्यादातर, क्योंकि 2 सीट्स उसमें होती हैं। फाइटर जो एक्चुअल फाइटर्स हैं उसमें एक ही सीट होती है, मतलब सिर्फ ज़्यादातर फाइटर्स में वो सिंगल वो होता है, कई में 2 भी होती हैं जिसमें नेविगेटर भी होता है। तो ये जो है बड़ा मुश्किल काम तो है ही, ये फिट होना चाहिए आदमी को एक फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठने का, पर प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ज़्यादातर
कि वो बैठ सकें और ध्यान से ऐसे मैनूवर्स नहीं किए जाते जो जी मैनूवर्स कहते हैं जिन्हें, वैसे मैनूवर्स नहीं किए जाते हैं जिसके कारण जो है वो मुश्किल पैदा हो किसी भी व्यक्ति को। जो जी मैनूवर्स होते हैं उसमें मुश्किल जो है ज़्यादा होती है, उसमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ज़्यादा मुश्किल पैदा। और वो जो तस्वीर जो है पाकिस्तान को ट्रोल किया, जो देखिए मैं तो ये कहूँगा कि इससे पहले जो है भारत ने वो फाइटर राफेल्स जिनकी टेल नंबर जो हैं वो पाकिस्तान ने जारी किए थे कि जिनको गिराया है, उन्हीं को उड़ा के भी दिखाया था कि ये देखिए टेल नंबर्स वो हैं, ठीक है। तो खैर पाकिस्तान के अपने दावे हैं, वो जो भी कहता रहे, हमें पता है कि पाकिस्तान बुरी तरह पिटा था और उसके पिटने के बाद वो रोते हुए अमेरिका के पास गया था। अमेरिका से उसने गुहार लगाई थी कि हमें बचा लो, और उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि हम जो है आपको कह रहे हैं आप रुक जाइए। अभी ट्रम्प तो कह रहे थे आसिम मुनीर को ग्रेट फाइटर। लड़ा तो भाई शेर से लड़ गया, फिर आगे क्या हुआ ये थोड़ी बताना है, लड़ा तो हालांकि एक और उसमें बात है, जो टेल नंबर्स जारी किए गए थे वो पाकिस्तान का एक सो कॉल्ड एनालिस्ट था, उसने जारी किया। कमाल की बात यह है कि उसको भारत में कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार से सवाल के तौर पर, सेना से सवाल के तौर पर प्रस्तुत किया। सोचिए आप जरा, कांग्रेस पार्टी ने बकायदा कहा था, मैं वही कह रहा हूं, अगर सचमुच ऐसा होता तो भी हमारे देश के नेता, हमारी देश की पार्टियों को क्या वो बात करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी। और मैं बार बार उसका उदाहरण देता हूं कि जब बांग्लादेश अलग हुआ और इंदिरा गांधी की अगुवाई में देश लड़ रहा था, भारत की सेनाएं ही तो लड़नी थी, इंदिरा जी थोड़ी नहीं लड़ने गई। लेकिन उस वक्त किसी ने ऐसे सवाल नहीं किए। देश ऐसे चलता है, देश इस तरह से नहीं चलता जो अभी हम कल मैंने पाकिस्तान के कि इसका जिक्र करूं कि नहीं करूं, लेकिन हमारे परिवार का एक बच्चा ये राफेल उड़ाते हैं। अरे वाह, बहुत बधाई सर आपको। तो वो और वो शुरुआती जो फर्स्ट बैच जो था जिसमें वहां पर पूरी ट्रेनिंग हुई थी 1 साल तक, और वो काम किया था, और वो बताते कि किस तरह का ये एडवांस टेक्निक। मैंने कल पाकिस्तान के एक एनालिस्ट का टीवी पर जो एक बयान सुना, तो मैं तो कल जोर से हंसा, अभी मन में हंस रहा हूँ। तो उसने वो ये कह रहे थे कि इस बार भारत जो है, तो सबको पता है हम पे हमला करेगा, लेकिन इस बार पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा भारत के ऊपर, हम पहले हमला कर देंगे। किसने रोका पाकिस्तान को? वो तो रोज डरा रहता है। रक्षा मंत्री के जो बयान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के जो बयान आ रहे हैं, सीडीएस के और तीनों सेना प्रमुखों के जो बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, और राजनाथ सिंह जी तो रोज कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भूगोल हम बदल देंगे। अभी उन्होंने राजस्थान में इस बात का बयान दिया, कच्छ में रक्षा मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है। तो पाकिस्तान तो अभी डरा हुआ है। वो तो अमेरिका से कह रहा है कि भाई भारत को आप समझाओ। अगर उनको इतना लगता है कि भाई भारत के साथ वो लड़ सकते हैं और पहले अटैक कर सकते हैं, तो एक बार इसकी हिम्मत करके देख लें, वो उसको का परिणाम पता पड़ जाएगा। और जब उन्होंने इतनी सी आतंकवादी गतिविधि करने की हिम्मत की थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उन्हें क्या सबक सिखाया कि अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान भारत पर कोई भी आतंकवादी हमला करने के पहले 100 बार सोचेगा। उससे पता है कि भारत ने तय कर लिया कि अब आतंकवादी हमला होगा तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो उसका क्या परिणाम होगा अभी तो उन्होंने झांकी देखी, पिक्चर अभी बाकी है। एक बार ये कर ले, उसके बाद उसको पिक्चर देखने को मिल जाएगी।